स्वागत है दोस्तों आज की कहानी में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत आपके ठीक पीछे खड़ी होती है तो हवा में कैसी गंध आती है? लोग कहते हैं कि वो सड़ी हुई लाश जैसी होती है, लेकिन उस रात देवदार घाटी की उन बर्फीली ढलानों पर मुझे समझ आया कि मौत की गंध बिल्कुल बेजान होती है, जैसे ठंडी लोहे की जंजीर या बरसों से बंद किसी संदूक की हवा। मेरा नाम वेदांत है। मैं एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री मेकर हूं और पहाड़ों के अनसुलझे रहस्यों को कैमरे में कैद करना मेरा जुनून रहा है। लेकिन उस रात कैमरा मेरे हाथ में नहीं था, बल्कि मेरी रूह कांप रही थी। देवदार घाटी का वो रास्ता जिसे स्थानीय लोग साया दर्रा कहते हैं, सूरज ढलते ही किसी जिंदा कब्रगाह जैसा लगने लगता है। धुंध इतनी घनी थी कि मेरी पुरानी जीप की हेडलाइट्स बस दो सफेद धब्बों की तरह लग रही थीं। इंजन की गड़गड़ाहट उस गहरी खामोशी को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम थी। पहाड़ों के उस सन्नाटे में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो मुझे चुप रहने और सिर्फ सुनने के लिए मजबूर कर रही हो। और तभी रेडियो पर बजता हुआ संगीत अचानक एक तीखी खरखराहट में बदल गया। वो आवाज किसी रेडियो सिग्नल की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई हजारों मील दूर से गीली घास पर भारी पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन जैसे जाम हो गया था। उसी पल मोड़ पर हेडलाइट की रोशनी एक साए पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसके बाल सुनहरे थे, लेकिन वे किसी जीवित इंसान के नहीं लग रहे थे। वे सूखे हुए घास के ढेर की तरह बेजान और उलझे हुए थे। उसने एक सफेद रंग का लेस गाउन पहना था, जो शायद 100 साल पुराना रहा होगा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही मेरी गाड़ी का शीशा अंदर से जमने लगा। मेरा पैर ब्रेक पर पड़ा और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। टायर के रगड़ने की आवाज उन पहाड़ियों में 10 बार गूंजी, जैसे जंगल ने मेरी मौजूदगी को नोट कर लिया हो। सन्नाटा अब इतना भारी था कि मुझे अपने कान के पर्दे फटने का डर सताने लगा। वो औरत हिली नहीं, वो बस खड़ी रही, उस गहरी खाई की ओर देखते हुए जहां नीचे हजारों फीट गहरा अंधकार था। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने मेरी हड्डियों तक को सुन्न कर दिया। मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? मेरी आवाज उस सन्नाटे में किसी अजनबी की तरह लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन के हिलने की आवाज ऐसी थी जैसे पुरानी लकड़ी का दरवाजा खुल रहा हो, हड्डियों के टूटने और रगड़ने की एक साफ चट चट की ध्वनि। जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। उसकी आंखें, वे आंखें नहीं थीं, वे दो नीले ठंडे गड्ढे थे जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके चेहरे की खाल इतनी सफेद थी जैसे उसे बर्फ में सदियों तक दबा कर रखा गया हो। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। उसकी गालों की खाल खिंची और उसके दांत बाहर निकल आए, पीले और नुकीले। उसने एक हाथ उठाया और मेरी गाड़ी के बोनट पर रख दिया। उसकी उंगलियां ऐसी थीं जैसे लोहे की सीकें हों। बिना किसी शब्द के उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। वो इतनी चुपचाप अंदर आई जैसे हवा का कोई झोंका हो। मेरे दिमाग ने कहा, भागो, गाड़ी छोड़कर भागो, लेकिन मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। जैसे ही वो अंदर बैठी, गाड़ी के अंदर का तापमान इतना गिर गया कि मेरा सांस लेना दूभर हो गया। हर सांस के साथ मेरे फेफड़ों में जैसे कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो वहीं थी। वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि उसके फटे हुए गाउन की लेस मेरी सीट को छू रही थी। उसकी गोद में उस हाथ शांत रखे थे, लेकिन उसकी उन नीली खाली आंखों की नजर मेरे गले पर थी। आगे चलो। उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। वो एक ऐसी आवाज थी जिसमें हजारों सालों का अकेलापन और गुस्सा भरा था। मैंने कांपते हाथों से गियर डाला और गाड़ी आगे बढ़ाई।
रास्ता अब और भी संकरा और खतरनाक होता जा रहा था। जीप की हेडलाइट्स अब बार बार झपकने लगी थी। हर बार जब रोशनी बुझती और जलती, वो औरत मेरे थोड़ा और करीब आ जाती। पहले वो पीछे की सीट पर थी, फिर वो बीच के गैप में आई, और अब मुझे उसके ठंडे जिस्म की ठंडक अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। तुम यहां क्यों आए हो वेदांत? उसने मेरा नाम लिया। मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे अपना नाम बताया था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं बस गुजर रहा था, मैंने हकलाते हुए कहा। तभी उसने अपनी एक लंबी ठंडी उंगली मेरी गर्दन पर फेरी। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे कोई जलता हुआ कोयला बर्फ में दबा दिया गया हो। यहां से कोई गुजरता नहीं है, वो फुसफुसाई। यहां सब ठहर जाते हैं, हमेशा के लिए। अचानक सामने की सड़क पर एक और मोड़ आया, लेकिन इस बार सड़क खत्म हो रही थी। सामने सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई लोहे की रेलिंग थी और उसके पीछे अनंत खाई। मैंने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक पेडल जमीन से सट गया। गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी रफ्तार 80, 90, 100 तक पहुंच गई। वो औरत अब जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो तो जैसे पहाड़ों के दरकने की आवाज थी। चलो मेरे घर चलो, उसने चिल्लाया, और उसने अपने दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग व्हील पर डाल दिए। उसकी ताकत इतनी थी कि उसने लोहे को अपनी उंगलियों से मोड़ दिया। गाड़ी रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में उछल गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं उड़ रहा हूं। सन्नाटा बिल्कुल खत्म हो गया था, सिर्फ हवा का शोर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। एक भयानक धमाका हुआ, आग की लपटें उठीं और फिर अंधकार छा गया। लेकिन खौफ यहां खत्म नहीं हुआ, ये तो बस उसका आगाज था। जब मेरी चेतना वापस आई तो मैं किसी मलबे के नीचे नहीं था। मैं एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे के फर्श पर पड़ा था। हवा में वही बेजान लोहे की गंध थी। मेरे हाथ पैर जंजीरों से नहीं बंधे थे, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। कमरे के कोने में एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन खुद ब खुद चल रही थी, और उस पर वही धुन बज रही थी जो मेरे रेडियो पर बज रही थी। तभी अंधेरे में से वो बाहर निकली, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों साए थे, धुंधले, सड़े हुए, जिनके गले कटे हुए थे और जिनकी आंखें भी वैसी ही नीली और खाली थीं। मिलिए मेरे परिवार से, उसने कहा। उसका गाउन अब खून से लथपथ था। ये सब वही हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस खाई में गिरा जरूर था, लेकिन मैं मरा नहीं था, या शायद मैं मर चुका था और मुझे पता नहीं था। मेरा कैमरा जो मेरे पास पड़ा था, उसका लाल रिकॉर्डिंग बटन अपने आप जल उठा, जैसे कोई ऊपर से मेरी बर्बादी को शूट कर रहा हो। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन किसी हथौड़े की चोट जैसी महसूस हो रही थी। वो औरत, जिसे मैं अब तक महज एक साया समझ रहा था, मेरे सामने एक ऊंचे पायदान पर बैठी थी। उसके आसपास खड़े हुए धुंधले साए हिले नहीं, लेकिन उनकी खाली आंखों की चुभन मेरे जिस्म को चीर रही थी। कमरे की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं, जिनमें अंग्रेज अफसरों और उनकी बेगमों के चेहरे थे, लेकिन गौर से देखने पर उन चेहरों की आंखों से काला तरल बह रहा था। ग्रामोफोन की सुई बार बार एक ही जगह अटक रही थी, जिससे वो धुन और भी डरावनी हो गई थी। स्वागत नहीं करोगे वेदांत? उसकी आवाज अब और भी भारी और गूंजने वाली थी, जैसे वो किसी कुएं के अंदर से बोल रही हो। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी इन अनसुलझे रहस्यों को ढूंढने में लगा दी। आज खुद एक रहस्य बन गए हो। कैसा लग रहा है? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा बायां पैर बुरी तरह जख्मी था। दर्द की एक लहर मेरे दिमाग तक गई, जिससे मुझे यकीन हुआ कि मैं अभी पूरी तरह मरा नहीं हूं। मैंने घिसटते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो कमरा जैसे जैसे मैं पीछे जाता, वैसे वैसे और बड़ा होता जाता।
दीवारें मुझसे दूर भाग रही थीं। वो औरत अपनी जगह से उठी। उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं थी, बस उसके सफ़ेद गाउन की सरसराहट थी जो सूखे पत्तों जैसी सुनाई दे रही थी। डरो मत, उसने धीरे से कहा। डर तो तब लगता है जब मौत का इंतज़ार हो, यहाँ तो मौत खुद एक मेहमान है। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक वे सारे साए गायब हो गए। अब कमरे में सिर्फ मैं था, वो औरत थी और एक जलती हुई मोमबत्ती जिसकी लौ नीली थी। वो मेरे करीब आई और मेरे सामने फर्श पर बैठ गई, इतनी करीब कि मुझे उसकी ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी थी। मेरा नाम बीट्राइस था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 100 साल पहले मैं इस घाटी में अपने शौहर के साथ आई थी। मुझे लगा था कि ये पहाड़ हमें सुकून देंगे, लेकिन इन पहाड़ों ने मुझे अकेला कर दिया। मेरे शौहर मुझे इसी कोठी में बंद करके चले गए और मैं इंतज़ार करती रही, तब तक जब तक मेरी सांसें ख़त्म नहीं हो गईं और मेरी रूह इस ठंड में जम नहीं गई। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाया। उसकी खाल अब धीरे धीरे झुर्रियों से भर रही थी। अब मुझे अकेलेपन से नफरत है, इसीलिए मैं उन लोगों को यहाँ रोक लेती हूँ जो मुझे रास्ते में मिलते हैं। तुम्हें पता है, तुमसे पहले जो ड्राइवर यहाँ आया था वो अब भी ऊपर वाले कमरे में है। वो अब भी भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जाने दो प्लीज़, मैंने मिन्नत की। वो ज़ोर से हंसी और उसकी हंसी कमरे की छतों से टकराकर हज़ारों टुकड़ों में बट गई। जाना, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता वेदांत, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। इस कोठी के 12 कमरे हैं, हर कमरे में एक सच छिपा है। अगर तुम 12वें कमरे तक पहुँच गए और वहाँ का दरवाज़ा खोल लिया तो तुम बाहर की दुनिया में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, हर दरवाजे के पीछे तुम्हारी सबसे बुरी याद इंतज़ार कर रही होगी। उसने मोमबत्ती उठाई और उसे मेरे हाथ में थमा दी। जैसे ही मोमबत्ती मेरे हाथ में आई, वो औरत धुएं की तरह गायब हो गई और कमरे का इकलौता दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। हाथ में वो नीली मोमबत्ती थी जो अजीब सी ठंडक दे रही थी। मैंने गलियारे में कदम रखा। गलियारा इतना लंबा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जलने लगीं, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि बैंगनी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, छोटे बच्चों के पैरों की आवाज़। पापा पापा, एक बच्ची की आवाज़ गूंजी। मेरा दिल बैठ गया। मेरी अपनी बेटी, जिसे मैंने 3 साल पहले एक हादसे में खो दिया था, उसकी आवाज़ यहाँ कैसे हो सकती थी? ये भ्रम है, ये सब झूठ है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन वो आवाज़ इतनी असली थी कि मेरे कदम रुक गए। तभी गलियारे के अंत से एक छोटी सी परछाई दौड़ती हुई आई और मेरे पैरों से लिपट गई। वो मेरी बेटी थी, वही गुलाबी फ्रॉक, वही मासूम चेहरा। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। पापा, आप हमें छोड़कर क्यों गए? उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से हजारों काली मकड़ियां बाहर निकलने लगीं। मैं चीखते हुए पीछे हटा और पास के पहले दरवाजे के अंदर घुस गया। वो दरवाज़ा बंद होते ही वो आवाज़ शांत हो गई। मैं हाँफ रहा था, पसीने से तरबतर, जबकि कमरे का तापमान 0 से नीचे था। ये पहला कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने के पास जाते ही मुझे उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना कंकाल दिखाई दिया, और उस कंकाल के पीछे वही सफ़ेद गाउन वाली औरत खड़ी थी जो धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने आईने पर अपनी उंगलियों से कुरेदा, जिससे एक ऐसी आवाज़ निकली जो मेरे कानों से खून निकालने के लिए काफ़ी थी। तुम भाग नहीं सकते वेदांत, तुम तो अपनी यादों के गुलाम हो। मैंने उस आईने पर अपनी मोमबत्ती फेंक कर मारी। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन हर टुकड़े में अब वो औरत दिखने लगी थी। हजारों बीट्राइस, हजारों नीली आंखें। मैं पागलों की तरह उस कमरे से बाहर निकला और अगले गलियारे की तरफ भागा। मेरा पैर दर्द कर रहा था, लेकिन मौत का डर उस दर्द से कहीं ज्यादा था। रास्ते में मुझे कई और दरवाजे दिखे।
किसी के पीछे से मेरे उन दोस्तों की आवाज़ें आ रही थीं जो बरसों पहले बिछड़ गए थे, तो किसी के पीछे से मेरी माँ की रोने की आवाज़। हर दरवाज़ा एक लालच था, एक फंदा था। मुझे एहसास हुआ कि बीएट्रिस मुझे डरा नहीं रही थी, वो मेरा मानसिक शिकार कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं खुद हार मान लूं और उन सायों में शामिल हो जाऊं। भागते भागते मैं एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां एक डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। वहां एक आदमी बैठा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने वही कपड़े पहने थे जो मैंने पहने थे। जब वो मुड़ा तो मेरा दम घुटने लगा। वो मैं ही था, मेरा ही हमशक्ल, लेकिन उसकी त्वचा गल चुकी थी और वो बड़े चाव से कुछ खा रहा था। वो मेरे ही कैमरे की रील थी। स्वाद अच्छा है वेदांत, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन यादें बहुत मीठी। उसने एक हाथ बढ़ाया और मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मुझे लगा कि मेरी सांस की नली अब फट जाएगी। तभी मुझे याद आया कि बीएट्रिस ने कहा था, तुम्हारी सबसे बुरी याद। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस हादसे के बारे में सोचना बंद कर दिया जिसने मुझे तोड़ दिया था। जैसे ही मैंने अपने डर पर काबू पाया, वो हमशक्ल धुएं की तरह उड़ गया। मैं अब 11वें कमरे के सामने था। मेरी मोमबत्ती अब लगभग खत्म होने वाली थी। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा था। अगर ये बुझ गई तो मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाता। मैंने कांपते हाथों से 12वें कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा धक्का दिया। मुझे लगा था कि वहाँ कोई राक्षस होगा या बीएट्रिस खुद होगी, लेकिन वहाँ जो था उसने मेरी रूह को सुन्न कर दिया। उस कमरे में कोई दीवार नहीं थी, कोई छत नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक गहरी अनंत खाई थी और उसके ऊपर एक पतला सा रस्सी का पुल जो दूर एक चमकती हुई रोशनी की तरफ जा रहा था। वो रोशनी, वो दुनिया की रोशनी थी। मुझे दूर से चिड़ियों के चहकने की और सुबह की पहली किरण की महक आ रही थी। बस थोड़ा और वेदांत, बीएट्रिस की आवाज़ पीछे से आई। वो अब डरावनी नहीं लग रही थी, वो एक हमदर्द की तरह लग रही थी। उस पुल को पार करो और तुम आज़ाद हो जाओगे। मैं उस रस्सी के पुल पर चढ़ गया। पुल हवा में झूल रहा था और नीचे की खाई से हजारों हाथ ऊपर की तरफ उठ रहे थे मुझे नीचे खींचने के लिए। मैंने नीचे नहीं देखा, मैंने सिर्फ उस रोशनी की तरफ देखा। एक कदम, 2 कदम, मैं उस रोशनी के करीब पहुंच रहा था। मुझे अपनी जीप की हेडलाइट्स की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। बचाओ, यहाँ कोई है, मैं चिल्लाया। रोशनी अब इतनी तेज थी कि मेरी आंखें चुंधियाने लगी। मुझे लगा कि मैंने कर दिखाया, मैंने मौत को मात दे दी। मैंने उस रोशनी के अंदर छलांग लगा दी। उस रोशनी में छलांग लगाते ही ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ मेरे जिस्म में चुभ गई हूं। कान सुन्न करने वाली एक आवाज गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे लगा शायद मैं हमेशा के लिए बहरा हो गया हूं। जब मैंने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं तो वो नीली और बैंगनी डरावनी रोशनी गायब थी। मेरी आंखों के सामने एक सफेद छत थी जिस पर एक पंखा बहुत धीमी गति से चल रहा था। हवा में वो लोहे और सड़न की गंध नहीं थी, बल्कि फिनाइल और दवाइयों की वो तीखी महक थी जो सिर्फ अस्पतालों में होती है। मैं एक बिस्तर पर लेटा था। मेरे हाथ पर ड्रिप चढ़ी थी और पास ही रखी एक मशीन बीप बीप की मधुर लय में मेरे दिल की धड़कनें बता रही थी। वो होश में आ रहे हैं, डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ गया है, एक नर्स की आवाज सुनाई दी। वो आवाज डरावनी नहीं थी, उसमें एक मानवीय ममता थी। एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मेरी आंखों में टॉर्च मारकर देखा और मुस्कुराए। शानदार मिस्टर वेदांत, आप एक चमत्कार हैं। 500 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद कोई बच जाए, ऐसा मैंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखा। मेरा गला सूखा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ा। वो औरत, वो कोठी। डॉक्टर खन्ना ने, जैसा कि उनके नेम प्लेट पर लिखा था, सहानुभूति के साथ मेरा हाथ थपथपाया। सदमा है। पुलिस को आपकी गाड़ी उस साया दर्रे के नीचे मलबे में मिली थी। आप वहां बर्फ पर बेहोश पड़े थे। शायद गिरने के कारण आपको मतिभ्रम हुआ होगा। उस इलाके में ऑक्सीजन की कमी से अक्सर लोगों को अजीब चीजें दिखने लगती हैं। क्या वो सब एक सपना था? क्या वो बीएट्रिस, वो 12 कमरे, वो मर चुके साए, सब मेरे दिमाग की उपज थे?
अगले 2 दिन तक अस्पताल की वो सुखद दिनचर्या चलती रही। मेरी मंगेतर मुझसे मिलने आई। उसने रोते हुए मुझे गले लगाया। उसकी छुअन कितनी असली थी, उसका रोना कितना सच्चा था। मुझे लगा कि आखिरकार मैं उस नर्क से बाहर आ गया हूं। अस्पताल की खिड़की से बाहर चमकती धूप और पहाड़ों का सुंदर नजारा दिख रहा था। लेकिन तीसरे दिन की रात को जब पूरा अस्पताल सो रहा था, कुछ अजीब हुआ। मैं पानी पीने के लिए उठा, जग खाली था। मैंने नर्स को बुलाने के लिए बटन दबाया, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने खुद उठने की कोशिश की। जैसे ही मैंने फर्श पर पैर रखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। फर्श ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, इतना ठंडा कि मेरे पैर के तलवे जैसे बर्फ से चिपक गए हों। मैं धीरे धीरे गलियारे की तरफ बढ़ा। अस्पताल का गलियारा, जो दिन में बहुत जीवंत लगता था, अब बहुत लंबा और धुंधला लग रहा था। लाइट्स झपक रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कोठी में हुआ था। नर्स, मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। मैं रिसेप्शन डेस्क की तरफ गया। वहां कोई नहीं था, बस एक रजिस्टर खुला पड़ा था। मैंने उत्सुकतावश उस पर नजर डाली। मेरा नाम वहां मरीज की सूची में नहीं था। रजिस्टर के पन्ने पीले और सड़े हुए थे। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक मेरी उंगलियां एक तारीख पर जाकर रुक गईं। 14 दिसंबर 1924। उसके नीचे लिखा था, मरीज का नाम वेदांत, मौत का कारण अत्यधिक ठंड और ऊंचाई से गिरना। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैं जिंदा हूं, मैं यहां हूं। मैंने खुद को चिकोटी काटी। दर्द महसूस हुआ, लेकिन तभी मैंने देखा कि रिसेप्शन की दीवार पर लगा वो बड़ा सा शीशा धुंधला होने लगा था। शीशे के अंदर मेरा अक्स, रिफ्लेक्शन बदल रहा था। शीशे के अंदर मैं अस्पताल के बिस्तर पर नहीं, बल्कि उस कोठी के ठंडे फर्श पर पड़ा था। मेरे शरीर पर वही चोटें थीं जो एक्सीडेंट के वक्त लगी थीं, और मेरे बगल में डॉक्टर खन्ना नहीं, बल्कि बीएट्रिस खड़ी थी। तुम्हें क्या लगा वेदांत कि तुम इतनी आसानी से निकल जाओगे? एक आवाज गूंजी। ये आवाज रिसेप्शन के फोन से आ रही थी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ कोई और नहीं, मैं खुद था। मेरी ही आवाज रो रही थी, बचाओ वेदांत, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। ये अस्पताल नहीं है, ये मुर्दा घर है। तभी पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने पलट कर देखा। वो नर्स थी, लेकिन उसके चेहरे पर खाल नहीं थी। उसकी आंखों के गड्ढे नीले पड़ चुके थे। उसने एक इंजेक्शन निकाला जिसमें काला गाढ़ा तरल भरा था। दवाई का वक्त हो गया है वेदांत, उसने अपनी सड़ी हुई आवाज में कहा। मैं पीछे हटा और भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल का फर्श अब दलदल की तरह नरम हो गया था। मेरे पैर उसमें धंसने लगे। दीवारें जो अभी तक सफेद और साफ थीं, अब उनमें से खून रिसने लगा था। वो फिनाइल की महक अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह वही मिट्टी और मौत की गंध वापस आ गई थी। मुझे समझ आ गया। वो रोशनी, वो खिड़की, वो डॉक्टर, वो मंगेतर, सब कुछ एक फॉल्स सर्वाइवल था। बीट्राइस ने मेरे दिमाग के साथ एक खेल खेला था ताकि मेरी रूह पूरी तरह टूट जाए। मैं अस्पताल के उस गलियारे में पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन हर दरवाजा वापस उसी रिसेप्शन पर खुल रहा था। खिड़कियों के बाहर अब धूप नहीं थी, बल्कि वही अनंत अंधेरा और बर्फीली धुंध थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। अस्पताल की दीवार पर लगी घड़ी उल्टी चल रही थी। जैसे जैसे सुइयां पीछे जा रही थीं, अस्पताल की इमारत पुरानी और जर्जर होती जा रही थी। आधुनिक मशीनें जंग खाए हुए लोहे के औजारों में बदल गईं। मैं एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वहां अंधेरा था। मैंने माचिस जलाई। रोशनी में मैंने देखा कि मैं किसी अस्पताल में नहीं, बल्कि एक ओल्ड कॉलोनियल सैनिटोरियम में था, जो दशकों पहले जलकर खाक हो चुका था। दीवारों पर कालिख जमी थी और वहां रखे बेड पर सिर्फ कंकाल पड़े थे। उन कंकालों ने अचानक मेरी तरफ सिर घुमाया। एक और आ गया, एक और शिकार, वे एक साथ फुसफुसाए। बीट्राइस अब मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसके हाथ में मेरा वही कैमरा था। तुमने कहा था ना कि तुम्हें रहस्यों को कैद करना पसंद है?
देखो, आज तुम खुद इस कैमरे के अंदर कैद होने वाले हो। उसने कैमरे का बटन दबाया और एक बहुत तेज फ्लैश चमका। उस रोशनी में मुझे दिखा कि मेरी लाश असल में उस खाई के नीचे बर्फ में दबी हुई थी और वहां पुलिस नहीं बल्कि जंगली जानवर मुझे नोच रहे थे। मैं कभी बचा ही नहीं था, लेकिन खौफ की इंतहा तो अभी बाकी थी। जैसे ही फ्लैश बंद हुआ, मैं फिर से उसी गाड़ी में था। वही साया दर्रा, वही धुंध, वही रेडियो की खरखराहट। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा। मेरी बगल वाली सीट पर बीट्राइस बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। चलो वेदांत, एक बार फिर से शुरू करते हैं। इस बार शायद तुम बच जाओ। ये एक लूप था, एक अनंत नर्क। बीट्राइस मुझे बार बार मरने का एहसास करा रही थी। हर बार वो मुझे एक नई उम्मीद देती, एक नया रास्ता दिखाती, और हर बार वो रास्ता वापस उसी मौत पर आकर खत्म होता। मेरा दिमाग अब फटने लगा था। क्या ये सब सच था? क्या मैं मर चुका हूं, या मैं अभी भी उस कोठी के किसी कमरे में बेहोश पड़ा हूं और ये सब मेरी आखिरी सांसों का तड़पता हुआ सपना है? तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ में अभी भी वो नीली मोमबत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। वो जल रहा था। अगर ये जल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी भी एक मौका है, मैंने सोचा। लेकिन बीट्राइस ने मेरी सोच पढ़ ली। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब आग की लपटों जैसी गर्म थीं। मोमबत्ती बुझा दो वेदांत, हार मान लो, अंधेरा बहुत सुकून देने वाला है। मैंने मोमबत्ती को अपने सीने से चिपका लिया। नहीं, ये मेरा अंत नहीं है। मैंने चीख कर गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से कूद गया। लेकिन नीचे गिरते ही मुझे एहसास हुआ कि नीचे कोई जमीन नहीं थी। मैं बस गिर रहा था, एक ऐसे कुएं में जिसका कोई तल नहीं था, और ऊपर से बीट्राइस की आवाज आ रही थी, तुम जितनी बार कूदोगे उतनी बार मुझे अपने पास पाओगे। उस अनंत गहराई में गिरते हुए मुझे लगा कि अब मेरा वजूद हवा के घर्षण के साथ ही बिखर जाएगा। लेकिन अचानक गिरने की वो भयानक गति धीमी पड़ गई। मेरा शरीर किसी रुई के ढेर जैसी नरम सतह पर लैंड हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं किसी खाई में नहीं बल्कि एक पुराने मंदिर के आंगन में था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे और हवा में अगरबत्ती और चंदन की एक पवित्र गंध घुली हुई थी। सुबह का सूरज अपनी पहली किरणें फैला रहा था, जिससे मंदिर की पीतल की घंटियां सुनहरी चमक रही थीं। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो मैंने इस पूरी रात में कहीं नहीं देखी थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। जाग गए बेटा, बहुत गहरा और डरावना सपना था, है ना? उसने मिट्टी के सकोरे में मुझे गर्म चाय दी। चाय की भाप मेरी आंखों में गई और उस पल मुझे लगा कि वाकई सब कुछ खत्म हो गया है। वो कोठी, वो बीएट्रिस, वो अस्पताल, सब उस साया दर्रे की धुंध का हिस्सा थे। ये मुक्ति धाम है बेटा, साधु ने कहा। यहां उस प्रेतात्मा की शक्ति नहीं चलती, तुम सुरक्षित हो। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। चाय का हर घूंट मेरे अंदर की जम चुकी बर्फ को पिघला रहा था। मैंने साधु को सब कुछ बताया, कैसे मैं उस रास्ते पर फंसा, कैसे बीएट्रिस ने मुझे भ्रम में डाला। साधु ने गंभीर होकर सिर हिलाया। वो एक मायाविनी है वेदांत, वो इंसानी दिमाग की उम्मीदों से खेलती है। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उसने तुम्हें इस मंदिर की सीमा के पास छोड़ दिया। अब हम उसे हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। साधु ने मुझे एक तांबे का कलश दिया और कहा कि अगर मैं इसमें उस कोठी की थोड़ी सी राख भर लाऊं तो वो एक अनुष्ठान यानी रिचुअल करके बीएट्रिस की रूह को इस घाटी से मुक्त कर देगा। एक बार फिर मेरे अंदर उम्मीद की किरण जगी। मुझे लगा कि शायद यही मेरा मकसद था, सिर्फ बचना नहीं बल्कि उस बेचारी रूह को आजाद करना। साधु ने मुझे एक रक्षा कवच दिया और कहा कि जब तक ये मेरे हाथ में है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं वापस उस कोठी की तरफ बढ़ा। इस बार मेरा डर गायब था क्योंकि मेरे पास एक हथियार था। लेकिन जैसे जैसे मैं कोठी के करीब पहुंचा, जंगल का माहौल बदलने लगा।
पेड़ सूख कर काले पड़ चुके थे और परिंदों की जगह अब कौवे कांव कांव कर रहे थे। कोठी के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार मुझे वो डरावना महसूस नहीं हुआ। मैंने हॉल के बीचों बीच बिखरी हुई राख को कलश में भरना शुरू किया। तभी ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। वो बिएट्रिस थी। वो एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसका चेहरा अब भयानक नहीं बल्कि बेबस लग रहा था। मत करो वेदांत, अगर तुमने ये अनुष्ठान किया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था, वो सुबकते हुए कह रही थी। मेरा दिल पसीज गया, लेकिन मुझे साधु की बात याद थी। तुम्हें शांत होना ही होगा बिएट्रिस, मैंने कहा और कलश लेकर मंदिर की तरफ भागने लगा। मैं मंदिर पहुंचा और साधु को कलश थमा दिया। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आग की लपटें ऊंची उठने लगी। बिएट्रिस की आत्मा हवा में तड़पती हुई दिखाई दे रही थी। वो चीख रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। मुझे लगा कि मैंने दुनिया का एक बहुत बड़ा भला कर दिया है। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। धन्यवाद वेदांत। साधु की आवाज अब बदल चुकी थी। वो आवाज अब भारी, कर्कश और ठंडी थी। मैंने अपनी आंखें खोली और जो देखा उसने मेरी रूह को पत्थर बना दिया। वो साधु वहां नहीं था। उसकी जगह वही हवलदार खड़ा था जिसे मैंने पहले देखा था, और उसके बगल में बिएट्रिस मुस्कुरा रही थी। वो मंदिर, वो पवित्र गंध, वो रक्षा कवच, सब एक ढोंग था। तुमने क्या किया? मैं चिल्लाया। बिएट्रिस मेरे पास आई और उसने कलश की राख को मेरे माथे पर लगा दिया। तुमने वही किया जो मैं 100 साल से नहीं कर पा रही थी। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी सुरक्षा के आखिरी बंधन को जला दिया। वो साधु मेरा ही एक हिस्सा था, और वो राख उस मंदिर की पवित्रता की थी जिसे तुमने नष्ट कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने मुझे धर्म और मुक्ति के नाम पर बेवकूफ बनाया ताकि मैं खुद उस शक्ति को खत्म कर दूं जो उसे इस कोठी से बाहर निकलने से रोक रही थी। अब वो कोठी की दीवारों से आजाद थी। अब हम शहर चलेंगे वेदांत। तुम्हारी दुनिया में बहुत सारे अकेले लोग हैं, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। अचानक वो मंदिर ढहने लगा और उसकी जगह एक शमशान घाट उभा आया। वो रक्षा धागा जो मेरे हाथ में था अब एक जहरीले सांप में बदल चुका था, जिसने मेरी कलाई को बुरी तरह जकड़ लिया था। मेरा शरीर अब धीरे धीरे पत्थर का होता जा रहा था। अब मैं उसका नया गुलाम था जो उसे शहर तक ले जाने वाला था। खौफ का असली चेहरा तब सामने आया जब मैंने देखा कि मंदिर के उस आंगन में हजारों कलश रखे थे। हर कलश पर एक नाम लिखा था। मैंने अपना कलश देखा। उस पर मेरा नाम था और उसके अंदर मेरी ही रूह कैद थी। बिएट्रिस ने मुझे मारा नहीं था, उसने मुझे अनंत कैद में डाल दिया था। अब मैं देख सकता था कि वो मेरे ही शरीर के अंदर घुस रही है। मेरी आंखें अब मेरी नहीं रहीं, वो नीली और खाली हो चुकी थी। मैं खुद को अपने ही शरीर के अंदर से चीखते हुए देख रहा था, लेकिन बाहर से मेरा शरीर मुस्कुरा रहा था। मेरे अपने ही शरीर के अंदर कैद होना एक ऐसा भयानक अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। मैं देख सकता था, सुन सकता था और महसूस भी कर सकता था, लेकिन मेरा अपने अंगों पर कोई नियंत्रण नहीं था। मेरी आंखें, जो अब बिएट्रिस की नीली और बर्फीली पुतलियों से नियंत्रित थीं, सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन्स को बड़ी तेजी से पीछे छोड़ रही थीं। मैं अपनी ही जीप के अंदर एक मुसाफिर बन चुका था। बिएट्रिस मेरे हाथों का इस्तेमाल करके स्टीयरिंग घुमा रही थी और मेरे ही गले से गुनगुना रही थी वही पुरानी टूटी हुई पियानो की धुन। शहर की रोशनी अब दूर क्षितिज पर चमकने लगी थी। वो रोशनी जो कभी मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी, अब एक शिकारगाह की तरह लग रही थी। देखो वेदांत, तुम्हारी दुनिया कितनी चमकदार है, बिएट्रिस ने मेरे ही दिमाग के अंदर अपनी आवाज गुंजाई। इतने सारे लोग, इतनी सारी रूहें, और सबको लगता है कि वे सुरक्षित हैं। मेरा दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, लेकिन मेरे होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मेरी अपनी नहीं थी।
हम शहर में दाखिल हुए। हर चेहरा जो खिड़की के बाहर से गुजर रहा था मेरे लिए एक चेतावनी था, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता था। हम मेरे घर पहुंचे। मेरी मंगेतर अंजलि दरवाजे पर ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और प्यार के आंसू थे। जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़ कर आई और मेरे गले लग गई। उसकी गर्माहट को महसूस करके मेरा अंदरूनी वजूद तड़प उठा। भागो अंजलि, ये मैं नहीं हूं, मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से जो निकला वो बहुत ही मधुर और शांत आवाज थी। मैं ठीक हूं अंजलि, बस थोड़ा थक गया हूं। बिएट्रिस ने अंजलि के चेहरे को सहलाया और मैंने महसूस किया कि उसकी उंगलियों से एक हल्की सी नीली रोशनी अंजलि की त्वचा के अंदर जा रही है। बिएट्रिस उसे धीरे धीरे जहर दे रही थी। उसे भी अपनी ही तरह एक परछाई बनाने की तैयारी कर रही थी। उस रात मैं अपने ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, अपनी ही मंगेतर के बगल में, लेकिन मैं जाग रहा था। मेरा शरीर सो रहा था, मगर मेरी चेतना उस अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। छत से वही सफेद गाउन वाली बिएट्रिस का साया नीचे उतरा और मेरे ऊपर झुक गई। अब तुम्हें आजाद करने का वक्त आ गया है वेदांत। मुझे तुम्हारी जरूरत अब सिर्फ एक गवाह के रूप में है। उसने अपना हाथ मेरे सीने में डाल दिया, बिना खून बहाए, जैसे वो मेरा दिल नहीं बल्कि मेरी रूह को बाहर खींच रही हो। दर्द इतना असहनीय था कि मुझे लगा मेरा अस्तित्व ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अंजलि अचानक जाग गई। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा पीतल का गंगाजल का कलश और रुद्राक्ष की माला ली हुई थी। उसने बिना डरे वो जल मेरे शरीर पर छिड़क दिया। एक भयानक चीख गूंजी। वो बिएट्रिस की थी। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, मैं जानती हूं तुम मेरे वेदांत नहीं हो, छोड़ दो उसे। कमरे के दरवाजे से वही साधु, जो असल में अब तक एक छलावा लग रहा था, अंदर आया। लेकिन इस बार उसके हाथ में असली मंत्रों की शक्ति थी। उसने हवन शुरू किया और कमरे की दीवारें कांपने लगी। बिएट्रिस की रूह मेरे शरीर से निकलने के लिए छटपटाने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाई। एक जोरदार प्रकाश हुआ और मुझे महसूस हुआ कि मैं वापस अपने जिस्म के अंदर खींचा जा रहा हूं। बिएट्रिस का साया धीरे धीरे धुएं में बदल गया और खिड़की के बाहर उस ठंडी रात में विलीन हो गया। मैं हांफता हुआ उठा। अंजलि ने मुझे थाम लिया। साधु ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और कहा, अब सब खत्म हो गया बेटा, वो शक्ति हार गई, तुम बच गए। मैंने अंजलि को कस कर पकड़ लिया। मैं रो रहा था, राहत के आंसू। अगले कई दिनों तक मैं उसी कमरे में रहा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। सूरज की रोशनी अब डरावनी नहीं लगती थी। अंजलि ने मेरा पूरा ख्याल रखा। मैंने अपनी वो अधूरी डॉक्यूमेंट्री डिलीट कर दी। मुझे अब रहस्यों की कोई तलाश नहीं थी, मुझे बस शांति चाहिए थी। एक हफ्ता गुजर गया। हम शहर छोड़कर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए ताकि उन यादों से दूर रह सकें। उस शाम मैं अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। अंजलि अंदर किचन में खाना बना रही थी। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी उन तस्वीरों को देखने लगा जो मैंने उस रात एक्सीडेंट से पहले ली थी। मैं पुरानी यादों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। तभी मेरी नज़र एक वीडियो क्लिप पर पड़ी जिसे मैंने साया दर्रा पहुंचने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था। मैंने प्ले बटन दबाया। वीडियो में मैं खुश था, कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा हिला, पीछे की सीट पर एक धुंधली सी परछाई दिखी। मैंने वीडियो पॉज किया और उसे जूम किया। वो परछाई बिएट्रिस की नहीं थी, वो परछाई मेरी थी। वीडियो में बैठा हुआ वो वेदांत जो मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें नीली थीं। मेरा हाथ कांपने लगा। कॉफी का कप फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अगर वीडियो में मौजूद वो इंसान पहले से ही नीली आंखों वाला था, तो इसका मतलब एक्सीडेंट से पहले ही मैं बदल चुका था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तभी मुझे याद आया, साधु ने कहा था कि वो हार गई। लेकिन साधु कौन था? अंजलि ने गंगाजल कहां से लाया?
मैंने धीरे से मुड़कर किचन की तरफ देखा। अंजलि वहां खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ थी। वो चाकू से सब्जियां काट रही थी। टक 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 चाकू के चलने की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस कोठी में पुरानी लकड़ी के दरवाजे के हिलने की थी। अंजलि, मैंने दबी आवाज में पुकारा। वो नहीं मुड़ी। अंजलि, क्या तुम्हें याद है कि उस साधु का नाम क्या था? अंजलि धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर वही परफेक्ट मुस्कान थी जो पिछले 1 हफ्ते से थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान के पीछे उसके दांत थोड़े ज्यादा नुकीले लग रहे थे। साधु? कैसा साधु वेदांत? उस रात तो कोई साधु नहीं आया था। हम तो बस उस कोठी से सीधे घर आ गए थे, याद नहीं? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम क्या कह रही हो? वो हवन, वो मंत्र, वो लड़ाई? अंजलि हंसने लगी। उसकी हंसी अब अंजलि की नहीं थी, वो बिएट्रिस की थी। वेदांत, तुमने फिर वही किया। तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। मुक्ति का वो दृश्य, वो अस्पताल, वो साधु, ये सब तुम्हारे दिमाग की वो परतें थीं जो मैंने तुम्हें सुकून देने के लिए बुनी थी। तुम अभी भी उसी कोठी के 11वें कमरे में सो रहे हो। तुम्हें लगा कि तुम 12वें कमरे तक पहुंच गए। 12वां कमरा कभी नहीं था। मैंने बालकनी से बाहर देखा। शहर की इमारतें अचानक कागज की तरह फटने लगीं। आसमान का रंग काला और बैंगनी हो गया। सामने की सड़क गायब हो गई और उसकी जगह वही अनंत खाई आ गई। मेरा नया फ्लैट धीरे धीरे उसी पुरानी जर्जर कोठी में बदलने लगा। अंजलि का शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा और वहां बीट राइस खड़ी थी, जिसने मेरी मंगेतर का मास्क अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। स्वागत है घर वापसी पर वेदांत, वो फुसफुसाते हुए बोली। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ अब मांस का नहीं था, वो पारदर्शी हो चुका था। मैंने नीचे की ओर देखा। फर्श पर मेरा अपना असली शरीर पड़ा था जो हफ्तों से सड़ रहा था। मेरी रूह उस शरीर के बगल में खड़ी होकर उस झूठी दुनिया का आनंद ले रही थी जिसे बीट राइस ने रचा था। मुझे अब सब समझ आ गया। मेरा बचना ही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने मुझे आजाद नहीं किया था, उसने मुझे एक मानसिक स्वर्ग में रखा था ताकि मेरी रूह खुशी खुशी उसे अपना समर्पण कर दे। और अब जब मैंने सच देख लिया था तो वो स्वर्ग हमेशा के लिए एक नरक में बदल चुका था। मैं भागना चाहता था, लेकिन भागकर कहां जाता? मैं तो पहले से ही मरा हुआ था। कोठी के बाहर वही सफेद गाउन वाली औरत अब एक नई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी जो सड़क के मोड़ पर रुकी थी। उस गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक बेसहारा औरत की मदद कर रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सन्नाटा फिर से गहरा हो गया। अब मैं उस कोठी की दीवारों में एक और काली परछाई बन चुका था। हर रात मैं उस नए मुसाफिर को देखता हूं और हर बार मैं उसे वही झूठी उम्मीद का सपना दिखाता हूं, क्योंकि बीट राइस को अकेलेपन से नफरत है और अब मैं भी अकेला नहीं रहना चाहता। अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी बड़ी मुसीबत से बहुत आसानी से बच निकले हैं, तो रुक कर सोचना, क्या आप सच में बच गए हैं या आपकी जीत महज एक और बिछाया हुआ जाल है? अपनी पलकें झपकाइए, शायद आपका कमरा भी अभी किसी पुरानी कोठी में बदल जाए। सन्नाटा सुनिए, क्या आपको भी पियानो की आवाज आ रही है? दोस्तों, ऐसी ही भूतिया कहानी और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट में लिखें अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। शुभ रात्रि।